हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद एसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। ये हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित या तो न्यूमेरिकल हमारी परीक्षा में पूछा जाता है या तो ये डेरिवेशन जो होता है वो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हम दो तरीके से निकालते हैं। एक कंडीशन में निकालते हैं जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और दूसरा तरीका होता है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पतला लेंस क्या होता है। पतला क्या होगा? ऐसा लेंस जिसकी जो मोटाई होती है वो वक्रता त्रिज्या की तुलना में सूक्ष्म होती है, वह लेंस हमारा क्या कहलाता है? पतला लेंस कहलाता है। तो ये क्वेश्चन एक इस तरीके से भी पूछा जाता है कि N2/V, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था गोली पृष्ठ के लिए, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R की सहायता से पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इस तरीके से भी पूछा जाता है, या कभी कभी ऐसे आता है कि N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R की सहायता से दिखाइए कि पतले लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो 1/f बराबर होती है n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होती है, और इसकी सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं भाई पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसको हम लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका डेरिवेशन करेंगे। पहली कंडीशन में क्या? जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, अर्थात when मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस, माध्यम समान हो। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? when मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस, लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। ठीक, तो हमने यहां से माना भाई एक हमारा पतला उत्तल लेंस है। पतले लेंस को के बारे में अभी हमने आपको बताया है। ये हमने माना एक हमारा पतला उत्तल लेंस है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसके दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक जो है N1 है। ठीक, और लेंस का अपवर्तनांक कितना है? N2 है। ठीक, कभी कभी N1 के रूप में भी पूछा जाता है, या इसका फार्मूला हमने इस रूप में भी पढ़ा था, N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। इसका दूसरा रूप ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो चाहे इससे कहे चाहे N2/V से कहे, हमें इसी का निगमन करना है। ठीक है, तो यहां से देखिए भाई हमने माना एक हमारा पतला उत्तल लेंस है। इस लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? N1 है, और जो लेंस का अपवर्तनांक है वो N2 है। यहां से हमने कहा N2 जो है वो ग्रेटर देन है N1। इसका मतलब क्या है? जो लेंस है दोनों ओर के माध्यमों के सापेक्ष सघन है। ठीक है, लेंस का जो अपवर्तनांक होगा दोनों ओर के माध्यमों के सापेक्ष सघन होगा। लेंस का जो प्रथम पृष्ठ है, इस प्रथम पृष्ठ की हमने माना वक्रता त्रिज्या हमारी R1 है, और जो द्वितीय पृष्ठ है द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने माना R1 है, और जो द्वितीय पृष्ठ है द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? R2 है। तो ये भाई हमारा लेंस हो गया। ठीक, ये हमने मान लिया इस लेंस का क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक, ये जो हमने लेंस भाई माना है, हम मान लें ये जो लेंस हमारा है इसकी मोटाई हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हमने माना ये हमारा लेंस है, इसकी मोटाई कितनी है? T है। इस लेंस की मोटाई भाई हम लोगों ने T मान ली। ठीक, ध्यान देना है आपको। देखिए जो लेंस का ये प्रथम पृष्ठ होगा, प्रथम पृष्ठ P1, और ये द्वितीय पृष्ठ P2, या प्रथम ध्रुव P1 और द्वितीय ध्रुव P2 भी कह सकते हैं। लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 से U दूरी पर, कितनी दूरी पर? U दूरी पर एक हमारी वस्तु है O। एक हमारी वस्तु क्या है? O। तो लेंस के प्रथम ध्रुव P1 से U दूरी पर एक हमारी वस्तु O है। इस वस्तु O से हमारी दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अर्थात कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी जाती है और लेंस के बिंदु M पर आपतित होती है। ध्यान देना भाई,
क्योंकि यहां से यह प्रकाश किरण जो है ये इधर माध्यम हमारा विरल है और लेंस किधर है सघन, तो ये हल्का लेंस की ओर या अभिलंब जब हम खींचेंगे यहां से ऐसे देखिए, ये अगर अभिलंब बना दे तो ये अभिलंब की ओर हल्का क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक, अब ये जो प्रकाश किरण है जो कि इधर निकली लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा भाई ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर मान ले बिंदु हमारा कौन सा है, आई डैश, तो आई डैश है जिसकी लेंस के P1 से दूरी कितनी हम मान लें, V डैश। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए भाई इसमें हमें लिखना क्या है, लिखेंगे हम कि माना L हमारा एक उत्तल लेंस है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 और लेंस का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है तथा द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। लेंस के प्रथम ध्रुव P1 से u दूरी पर एक हमारी बिंदु वस्तु O है। ठीक, तो लेंस का प्रथम पृष्ठ बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है जिसकी लेंस के प्रथम ध्रुव से दूरी कितनी है, V डैश है। कितनी है, V डैश है। तो देखिए अगर हम प्रथम पृष्ठ की बात हम लोग करेंगे तो प्रथम पृष्ठ के लिए भाई ध्यान देना भाई, प्रथम पृष्ठ के लिए यहां से अगर प्रथम पृष्ठ के लिए देखा जाए तो अपवर्तन किस माध्यम से किस में होता है, तो प्रथम पृष्ठ के लिए लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण n1 से जाती है किसमें, n2 में। भाई यहां से जाती है, किसमें जाती है, लेंस में, और लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। तो पहले माध्यम के लिए जो प्रकाश किरण है वो n1 से किसमें जाती है, n2 में जाती है। ठीक, तो प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण n1 से कहां जाती है, n2 में जाती है। n1 से कहां में जाती है, n2 में जाती है। ठीक, इसलिए n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r की सहायता से, हम इसकी सहायता से लिखेंगे भाई। देखिए क्या लिखेंगे कि सहायता से, इसकी अगर हम सहायता से लिखें भाई तो देखो भाई क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन में जो अपवर्तन है वो n1 से किस में हो रहा है, n2 में हो रहा है। तो हमने आपको बताया था इसकी सहायता से लिखेंगे तो n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जाती है, बटे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिससे प्रकाश किरण जाती है और u क्या है, वस्तु की दूरी, बराबर n2 जिसमें प्रकाश किरण जाती है माइनस जिससे जाती है बटे वक्रता त्रिज्या। तो देखिए अगर हम प्रथम पृष्ठ की बात करेंगे तो प्रथम पृष्ठ में जो है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश है, और वस्तु की दूरी कितनी है, u डैश है। तो प्रकाश किरण n1 से किस में जाती है, n2 में जाती है। तो हम कितना लिखेंगे भाई, n2 अपान v डैश, n2 जिसमें प्रकाश किरण गई उसका अपवर्तनांक, v डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस किससे गई भाई, n1 से गई, तो n1 अपान वस्तु की दूरी u। ठीक, बराबर n2 माइनस n1 अपान प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1। इसे मान लिया हम लोगों ने समीकरण नंबर 1। तो प्रकाश किरण n2 से गई, किस में गई, n1 में गई, तो n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r1। इसे मान लिया हम लोगों ने समीकरण नंबर 1। ठीक, सेकेंड कंडीशन में देखेंगे भाई, सेकेंड पृष्ठ के लिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन में ये जो लेंस का द्वितीय पृष्ठ है, तो ये जो द्वितीय पृष्ठ है भाई, इस द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब I डैश है, प्रतिबिंब I डैश ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जो प्रतिबिंब हमारा I डैश होगा वो किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब प्रतिबिंब हमारा आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो ध्यान देना भाई, ये जो लेंस का द्वितीय पृष्ठ है इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब हम मान ले कहां बनाता है, I पर बनाता है। कहां बनाता है, I पर बनाता है, जिसकी लेंस के द्वितीय ध्रुव से दूरी कितनी है, V है। P2 से दूरी कितनी है, V है। ठीक, अब एक बात ध्यान देना भाई, ये जो लेंस का द्वितीय पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब I डैश है वो हमारा आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो देखिए जो I डैश की
यहां से P1 से दूरी कितनी थी, V डैश थी, कितनी थी, V डैश। अगर हम P2 से इसकी दूरी निकाले तो ये हमारी T क्या होगी, इसमें घट जाएगी, T हमारी घट जाएगी। तो P2 से जो I डैश की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V डैश माइनस T। कितनी हो जाएगी, V डैश माइनस T। अब यहां से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब I डैश है वो हमारा द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस का द्वितीय पृष्ठ आभासी वस्तु I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता है, जिसकी द्वितीय ध्रुव P2 से या द्वितीय पृष्ठ से दूरी कितनी है, V है। इसलिए ध्यान देना भाई, द्वितीय पृष्ठ के लिए, अब द्वितीय पृष्ठ की हम बात करेंगे भाई, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा, देखिए भाई, द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन किसमें से किसमें हो रहा है, अर्थात प्रकाश किरण किस माध्यम से किसमें जा रही है, किस माध्यम में जा रही है। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए अब प्रकाश किरण N2 से किसमें जा रही, N1 में। द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहां से जाएगी, N2 से N1 में जाएगी भाई। द्वितीय पृष्ठ के लिए देखिए ये N2 था, N2 से किसमें जा रही, N1 में। द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण N2 से N1 में जाती है, ठीक, N2 से किसमें जाती है बेटा, N1 में जाती है। तो हम पुनः लिखेंगे कौन सा फार्मूला, N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R की सहायता से। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या लिखेंगे अब, प्रकाश किरण किसमें गई है, हमने कहा था जिस माध्यम में जाएगी उसका अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी। तो N2 से किसमें गई है, N1 में गई है, तो N1 का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इस कंडीशन में कितनी है, V है, माइनस किससे गई है भाई, N2 से गई है, किससे गई है, N2 से गई है, N2 बटे वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी द्वितीय पृष्ठ के लिए कितनी है, V डैश माइनस T। कितनी है भाई, V डैश माइनस T बराबर किससे गई है, N1 वो सॉरी किस में गई है, N1 में। किससे गई है, N2 से गई है। और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है। बात समझ में आई भाई, इस फार्मूले से लिखा है N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक था जिसमें प्रकाश किरण जाती थी, बटे प्रतिबिंब की दूरी, माइनस जिससे जाती थी उसका अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, बराबर जिसमें गई उसका अपवर्तनांक माइनस जिससे गई उसका अपवर्तनांक बटे वक्रता त्रिज्या। तो यहां से द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब वस्तु जो है प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, N2 से जा रही है N1 में, ठीक है। N2 से किसमें जा रही, N1 में। तो जिसमें गई उसका अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी लिख दिया, माइनस जिससे गई किससे गई, N2 से गई, N2 बटे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी थी, V डैश माइनस T बराबर N1 माइनस N2 अपान R2। ओके, अब देखिए भाई, चूंकि लेंस हमारा क्या है, पतला है, लेंस पतला है। अगर लेंस पतला है, लेंस पतला है, अगर लेंस पतला है, इसलिए कितना हम लिखेंगे, V डैश माइनस T लगभग बराबर होगा किसके, V डैश के। जो V डैश माइनस T होगा वो V डैश के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर N1 माइनस N2 अपान R2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, और जोड़ेंगे कैसे भाई, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो समीकरण 1 और 2 को कैसे जोड़ेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो समीकरण 1 हमारा कितना आया है, N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U, ठीक है। ये हो गया भाई समीकरण 1 कब आया पक्ष, समीकरण 2 कब आया पक्ष, प्लस N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N1 माइनस N2 अपान R2। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी भाई, जोड़ा गया है। देखो
यहाँ N2 अपान V डैश प्लस में था, माइनस में था, यहाँ प्लस में, कट जाएगा। ठीक, N1 अपान V को प्लस वाले को आगे लिख लें, N1 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर, ध्यान देना भाई, इसमें N1 माइनस N2 को आगे लिख लेते हैं, इसको आगे कर ले, इसको पीछे कर ले, N1 माइनस N2 अपान R1 प्लस N2 माइनस N1 अपान, सॉरी ये R2 था और ये R1 था, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, हाँ N2 माइनस N1 अपान R1, ओके, और वो हो हमारा है N1 माइनस N2 अपान R2। ठीक, कोई बात नहीं, उसमें ना क्रम ना बदलो, उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, वैसे ही लिखा रहने दे। ये हो गया हमारा N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस, देखो बेटा एक बात ध्यान देते हैं, जो ये हमारा N1 माइनस N2 लिखा है, क्या लिखा है N1 माइनस N2, पहले में क्या लिखा है N2 माइनस N1, इसमें हम माइनस ले लें कॉमन, माइनस क्या करें कॉमन ले लें। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ध्यान देना, जो माइनस वाला था, माइनस में N2 था, ये प्लस का हो जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं। ठीक, N1 प्लस का था, ये क्या हो जाएगा माइनस का, इसको पीछे लिख लेते हैं बटे R2। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, N1 ले लिया कॉमन, तो बचेगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 हमने ले लिया कॉमन, तो कितना बचेगा बेटा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक, ये N1 यहां गुणे में है, दूसरे पक्ष में जाएगा बटे में, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान बटा N1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक, अब जैसे हम कोई संख्या जोड़ते हैं, लिख दे 1/4 प्लस 5/4, इसका कहा जाए योगफल कीजिए। 1/4 में हम 5/4 जोड़े, तो इसको हम बेटा क्या लिखते हैं 1 प्लस 5/4, यही तो लिखते हैं। ठीक, तो अगर इस प्रक्रिया को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये जो है इसको इस रूप में लिखा है, इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना लिखेंगे देखिए यहां से 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। N1 से N1 कट जाएगा, 1 आएगा। अगर कहा जाए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपूर्णांक N1 हो, या ये कहा जाए लेंस के दोनों ओर का माध्यम का, लेंस के दोनों ओर का माध्यम वायु या निर्वात तथा लेंस का अपूर्णांक n हो, तो लेंस का अपूर्णांक कितना हो n हो, तो बच्चा अपूर्णांक n हो तो क्या होगा, आप लोगों को पता है, हमने बताया है भाई। तो क्या होगा N1 बराबर होगा 1.011, एक के तुल्य मानते हैं, और N2 बराबर हो जाएगा n के, इसलिए हमारा कितना आएगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N2 के स्थान पर n, N1 के स्थान पर 1, तो 1 ही रहेगा, और यहां से कितना बचा है 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ओके भाई, ये हो गया, इसको हम मान लें समीकरण नंबर 3। एक बात और ध्यान देना भाई, यहां से अगर हम कह दें, क्या कह दें, अगर वस्तु हमारी अनंत पर हो, वस्तु कहां पर हो अनंत पर, वस्तु पर अनंत होने का मतलब v बराबर वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाते हैं। u बराबर कितना लिख सकते हैं हम, इनफाइनाइट। अगर हमारी वस्तु कहां पर होती है अनंत पर, तो हमको पता है भाई प्रतिबिंब कहां बनता है, अगर वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है v बराबर कहां बनता है, f पर बनता है। फोकस प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु पर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। तो अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, इसलिए हम इसमें रख दें भाई 1 अपान v के स्थान पर f माइनस 1 अपान u के स्थान पर इनफाइनाइट बराबर n-1
1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकते हैं भाई। 1 हमने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब 1/अनंत होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाती है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होगा 1/0, 0 पलट के 1 के साथ आएगा, ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 1/f बराबर ये हो जाएगी 0, और ये कितना बचेगा? n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा हो गया पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जहां f हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी, n हो जाएगा लेंस का अपवर्तनांक, r1 हो जाएगी लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या, और r2 हो जाएगी लेंस की द्वितीय वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा पतले लेंस के लिए आ गया अपवर्तन का सूत्र, जब हमारा लेंस के दोनों ओर का माध्यम जो था, माध्यम का अपवर्तनांक समान था। यहीं से एक बात और पूछता है भाई, अगर यहां से कहता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बताइए, तथा इसकी सहायता से बताइए आप कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो हम जब दो वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं भाई, कंपैरिजन करने का मतलब है तुलना करते हैं, तो तुलना हम कैसे करते हैं? अगर समय भी समान ले ले और वस्तु की जो रेंज परास ले ले वो भी समान ले ले। जैसे कह दे भाई कि एक जो व्यक्ति है 1 घंटे में 40 किलोमीटर दौड़ता है और एक व्यक्ति 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ता है, किसकी क्षमता अधिक होगी? जो 1 घंटे में ज्यादा दूरी तय करता है। ठीक है, तो जब हम कोई दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो समय को हमें क्या लेना पड़ता है? समान लेना पड़ता है, तभी हम उसकी तुलना कर पाते हैं। ये नहीं कि एक का समय हम 1 घंटा दे दे, दूसरे का समय 2 घंटा दे दे, तो फिर अगर समय हम अलग अलग लेंगे तो उस कंडीशन में उनके द्वारा तय गई दूरियां फिर समान लेनी पड़ेंगी। कि जैसे ये कह दिया गया, एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है, दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो दो, इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक वस्तु को समान लेना होता है जब हमें कंपैरिजन करना होता है। तो जब हमें यहां से दिखाना है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, तो तुलना जब हम करेंगे तो हमें इसमें उत्तल लेंस भी लेना पड़ेगा और अवतल लेंस भी लेना पड़ेगा, तभी तो हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, यहां से देखिए भाई, किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए हम यहां से लिख रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। अभी बेटा हमने आपको इससे पहले वाला जो डेरिवेशन किया था, पिछला चैप्टर पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो उत्तल लेंस होता है और जो अवतल लेंस होता है, इन दोनों लेंसों में हमारी जो होती हैं दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, कितनी वक्रता त्रिज्याएं? दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। हमने आपको बताया था कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और द्वितीय वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। कैसे बताया था? हमने आपको उत्तल लेंस बना के दिखाया था कि ये उत्तल लेंस है, ये जो होता है इसका प्रथम पृष्ठ है, और प्रथम पृष्ठ के लिए चाप लगाते हैं हम दाहिनी ओर जो है प्रकार रख के, तो इसके लिए जो केंद्र है वो किस ओर है? दाहिनी ओर है। तो उत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू क्या लेते हैं? R1 धनात्मक तथा R2 ऋणात्मक लेते हैं। R2 ले ले ऋणात्मक। ठीक, R1 धनात्मक और R2 कैसे ले ले? ऋणात्मक। तो भाई निकाले इसकी फोकस दूरी, तो कितना लिखेंगे? 1/f बराबर n-1। ठीक, ध्यान दो भाई, R1 के स्थान पर रखेंगे R1, 1/R1, चलो ये f है फोकस दूरी। ठीक, माइनस R2 के स्थान पर R2 को कैसे लेंगे? ऋणात्मक, अर्थात माइनस R2 लेंगे। 1/, हम माइनस R2 कर दें, ध्यान देना भाई, ये माइनस माइनस प्लस, 1/f बराबर हो जाएगा n-1, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, इसे मान ले समीकरण 4। ओके, उत्तल लेंस की बात करें भाई, ये उत्तल की थी। अब बात करें किस लेंस की? अवतल लेंस की। अवतल लेंस की बात करते हैं भाई। अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम ऋणात्मक ले लें। क्या ले लें भाई? अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम कुछ और ले लें। अवतल लेंस के लिए ऐसे बनाया था भाई अवतल लेंस, याद है आपको? ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, R1 ऋणात्मक और R2 धनात्मक। अवतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक तथा R2 कैसी होती है? धनात्मक होती है।
R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक होती है। ठीक, R1 ऋणात्मक होती है और R2 धनात्मक होती है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक, R1 ऋणात्मक और R2 धनात्मक होते, इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं समीकरण 3 से, ये इससे कितना लिखेंगे बेटा, अवतल लेंस की फोकस दूरी को f डैश मान ले तो 1/f बराबर n-1 अपान -r1 -1 अपान r2। इसमें हम माइनस कामन ले सकते हैं, दोनों माइनस माइनस, 1 अपान f डैश बराबर, ये माइनस कामन लेंगे, आगे आ जाएगा n-1 और 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2। ये समीकरण 5 मान लेते हैं। तो 4 और 5 की तुलना कर लो, 4 तथा 5 की तुलना करने पर, 4 तथा 5 की अगर हम तुलना कर लें तो 4 और 5 की तुलना करने पर क्या लिखेंगे भाई, देखो इनके दाहिने पक्ष आपस में बराबर है, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए इधर भेज सकते हैं। तो यह हम कहते हैं समीकरण 4 से वैल्यू रख दें, n-1 1 अपान r1 -1 अपान r2 के स्थान पर कितना, समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर कितना लिख देंगे भाई, 1/f डैश बराबर -1/f, या ऐसे लिख सकते हैं f बराबर -f डैश। ठीक, अगर दोनों लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं अपवर्तनांक समान ले लें तो f बराबर -f डैश, f क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और f डैश क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। अर्थात यहां से स्पष्ट हो गया कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो ये हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आया जब हमारे लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक समान थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लिखेंगे क्या, ये हम आपको बता रहे हैं कि हमने माना था भाई कि हमारा एक पतला उत्तल लेंस ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और लेंस का अपवर्तनांक n2 है। वहां पर हम लिख देंगे n2 ग्रेटर देन n1। तो इससे समझ में आ जाएगा कि जो लेंस है वो सघन है और दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक विरल है। हमने माना लेंस था और इस लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 थे। लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 से हमने माना u दूरी पर एक हमारी बिंदु वस्तु O है। तो यह जो बिंदु वस्तु O है, लेंस का जो प्रथम पृष्ठ है, इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब होता है लेंस के दूसरी ओर I डैश पर बनाता है। कहां बनाता है, I डैश पर बनाता है, जिसकी लेंस के प्रथम पृष्ठ से दूरी हम लोगों ने कितनी मान ली, V डैश मान ली। ठीक है, V डैश मान ली। तो हम लोगों ने लिखा भाई प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश n1 से किस में जाता है, या प्रकाश किरण हम कह सकते हैं भाई, प्रकाश किरण n1 से n2 में जाती है, अर्थात अपवर्तन n1 से n2 में होता है। इसलिए n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r की सहायता से लिखा था। अब जब द्वितीय पृष्ठ के लिए हम यहां तक समीकरण 1 बनाएंगे, फिर यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब I डैश जो है, प्रतिबिंब I डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए किसका कार्य करता है, पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है भाई, आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसलिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये अगर आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को पुनः रिपीट करके देख लीजिएगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये जो डेरिवेशन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे तो इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हों। ठीक, यहां पर जब क्या था, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान थे, अर्थात बाईं ओर का अपवर्तनांक हमने माना था, दाईं ओर का भी अपवर्तनांक n1 माना था। अब पढ़ेंगे जब दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हों, उसमें थोड़ा सा भाई परिवर्तन होगा केवल, बस। छोटे बोर्ड पर भाई समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आप लोगों के लिए हम एक बड़ा सा बोर्ड लाए हैं, क्योंकि जो बड़े डेरिवेशन होते हैं अगर उनको हम मिटा मिटा के सॉल्व करते हैं तो हम लोगों की समझ में नहीं आते हैं भाई। ठीक है,
कि आधा आप सॉल्व करें, आधा मिटाएं, फिर सॉल्व करें, तो वो बात समझ में नहीं आती है। जब बड़ा डेरिवेशन हो, पूरा एक साथ लिखा जाता है, तब ज़्यादा समझ में आता है भाई। ठीक, अब हम अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, when medium of on both side of the lens are different। ठीक, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, अर्थात when medium on both side of the lens are different। ठीक, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। तो हमने देखो भाई यहां से माना भिन्न भिन्न हो, हमने माना भाई ये हमारा एक पतला उत्तल लेंस है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आसान है। ठीक, समझ में भी अच्छे से आएगा। ये हमारा एक पतला उत्तल लेंस हो गया L। ये इसका हमने प्रकाशिक केंद्र मान लिया C। ये लेंस का प्रथम ध्रुव P1, ये द्वितीय ध्रुव P2। लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और लेंस के द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। लेंस के बाईं ओर का जो माध्यम है, इसका अपवर्तनांक N1 है, दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N3 है। ठीक, बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N1 है, और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N3 है, इसका N1 है। और जो हमने माना लेंस का अपवर्तनांक है वो कितना है, N2 है। यहां से हमने ये बात कही N1 जो है वो लेस देन है, या कह सकते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1 एंड N3। लेंस का जो अपवर्तनांक है वो इसके दोनों ओर के माध्यमों के सापेक्ष सघन है। ठीक, हम इसमें से एक चीज और भाई थोड़ा सा इसमें उस फिगर से इस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएंगे। यहां पर हम इसमें प्रकाशिक केंद्र दिखाएंगे, वो सॉरी लेंस का अभिलंब दिखाएंगे। जैसे यहां पर हमने कहा ये जो है इसको हटा देते हैं, चलो प्रकाशिक केंद्र को भी हटा देते हैं। CMN इसका क्या है, अभिलंब है। CMN इस लेंस का अभिलंब है। हमने माना भाई एक प्रकाश किरण जो है इस लेंस के प्रथम ध्रुव P1 से U दूरी पर एक हमारी बिंदु वस्तु O है। कितनी दूरी पर हमने माना, U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है। इस बिंदु वस्तु O से हमारी दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण जो है हमारी जो है प्रकाशिक केंद्र से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यह हमारी एक दूसरी प्रकाश किरण बिंदु P से चलती है और यहां से बिंदु M पर, लेंस के बिंदु M पर आपतित होती है। ये आपतित हुई भाई। चूंकि ये प्रकाश किरण इस कंडीशन में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, इसलिए विलंब की ओर झुक जाती है। हम केवल भाई पहले पृष्ठ की बात करते हैं। ठीक, ये अपवर्तित होते हुए निकल जाती, ज्यादा हमने झुका दिया, थोड़ा कम झुकाएं, ऐसे निकलेगी। तो एक हमारी अपवर्तित किरण सीधे निकल गई और एक ये निकल गई। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं भाई, इसको भी बढ़ाया और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया। तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों प्रकाश किरणें जो हैं वो बिंदु I डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु I डैश, या कह सकते हैं बिंदु I डैश ही मान लेते हैं, I डैश पर एक दूसरे को काटती हैं, जिसकी लेंस के प्रथम ध्रुव से दूरी कितनी है, V डैश है। लेंस के प्रथम ध्रुव से दूरी कितनी है, V डैश है। ठीक, फिगर आपकी समझ में आया होगा। ठीक, अब हमको लिखना क्या है इसमें, देखिए कैसे लिखते हैं कि माना L हमारा एक उत्तल लेंस है जो ऐसे माध्यम में रखा है, लेंस उत्तल लेंस है, इसके बाईं ओर ऐसे माध्यम में रखा है जिसके बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N3 तथा लेंस का अपवर्तनांक N2 है। ये लिख देंगे, N2 जो है वो ग्रेटर देन है N1 और N3 से। लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। CMN इस जो लेंस का अभिलंब है। हमने माना लेंस के प्रथम ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु हमारी O है। इस बिंदु वस्तु O से हमारी दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण हमारी जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर इसके प्रकाशिक केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो होती है हमारी बिंदु वस्तु O से एक दूसरी प्रकाश किरण चलती है जो गोली पृष्ठ के बिंदु, वो जो है लेंस के बिंदु M पर आपतित होती है। चूंकि इस स्थिति में यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक,
इन दोनों अपवर्तित किरणों को, जो एक प्रकाशिक केंद्र से गई है और जो लेंस में गई है, इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए जो बिंदु आई डैश है वो बिंदु वस्तु O का कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है, जिसकी लेंस के प्रथम ध्रुव से दूरी कितनी है? V डैश है। तो देखिए भाई, पहले पृष्ठ के लिए, लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण N1 से N2 में जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं यहां से जो अपवर्तन है वो N1 से N2 में हो रहा है। ठीक है, तो यहां से भाई प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए हम क्या कहेंगे भाई? प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहां से कहां जाती है? के लिए प्रकाश किरण N1 से N2 में जाती है, N1 से N2 में जाती है। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अपवर्तन N1 से N2 में हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं, अपवर्तन N1 से N2 में हो रहा है। इसलिए N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R की सहायता से। भाई इसकी हमें सहायता लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसका तो डेरिवेशन हम लोग कर नहीं रहे, इसीलिए यहां पर हम दूरियां ऋणात्मक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दूरियां का एक सिस्टम होता है ऋणात्मक लेने का, वो अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम कब दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं, कब धनात्मक लेते हैं। चिन्ह पर पाटी आपको हमने पढ़ाया था, लेकिन वो तब की बात थी जब हमें वे मान ज्ञात होते थे, तब हम लागू करते हैं, वो यूवी में लागू नहीं करते हैं। जो हमने मेन डेरिवेशन किया था उसमें हमने इनको ऋणात्मक में लिया था। ठीक है, अब यहां से देखिए भाई, यहां से प्रकाश किरण पहले पृष्ठ के लिए N1 से बेटा किस में गई है? N2 में गई है। तो जिस माध्यम में गई है हम उसका अपवर्तनांक बटे किसकी दूरी लेते हैं? प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं, है ना। तो यहां से आप बोलेंगे भाई किस में गई है? N2 में गई है, तो N2 का अपवर्तनांक बटे किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V डैश है। ठीक है, माइनस किससे गई है? N1 से गई है, N1 बटे किसकी दूरी? वस्तु की दूरी बराबर N2 माइनस N1 अपान प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1 है। तो प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भाई हमने कितनी ले ली? R1। इसे मान लिया हम लोगों ने समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये अभी पूरा फिगर नहीं था, अभी ये अधूरा फिगर है। अब देखिए, ये जो प्रकाश किरण इधर आई थी, अब अगर ये इधर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि नहीं? ठीक है, तो ये अगर इधर से हम अभिलंब डालेंगे, देखो इसके लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए इधर से अभिलंब डालेंगे, तो जब विरल से जैसे इधर से डाल देते, सपोज दैट मान लीजिए अभी यहां से अभिलंब डालते हैं, तो ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी कि नहीं हटेगी? हटेगी। ठीक है, तो ये जो द्वितीय पृष्ठ के लिए, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए हम इसको ऐसे खींच देते हैं, ये अभिलंब से दूर हटी, इसको आगे की तरफ बढ़ाया, ये आई हो गया। ठीक, जिसकी लेंस के प्रथम ध्रुव से दूरी हम कितनी मान लेते हैं भाई? यहां से दूरी मान लेते हैं, कितनी हो जाए? V हो जाए। देखो भाई, ध्यान देना भाई, जो प्रतिबिंब हमारा I डैश है, प्रतिबिंब कौन सा? I डैश। प्रतिबिंब हमारा I डैश लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब I डैश हमारा लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और लेंस का जो द्वितीय पृष्ठ है, इस आभासी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनाता है? बिंदु I पर बनाता है, जिसकी लेंस के द्वितीय ध्रुव से हम दूरी कितनी मान ले? V मान ले। कितनी मान ले भाई? V मान ले। बात समझ में आई भाई? अब देखिए, इसकी ये प्रथम ध्रुव से दूरी P1 थी, ये मोटाई हम अगर भैया T मानते तो ये दूरी V डैश थी, तो P2 की I डैश से दूरी कितनी हो जाती? ये हमारी T इसमें ऐड हो जाती। T क्या होती? ऐड हो जाती। तो P2 के लिए, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए जो I डैश है वो किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। हम लिख रहे हैं भाई, ठीक, यहां से लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस का द्वितीय पृष्ठ भैया, लेंस का द्वितीय पृष्ठ, लेंस का द्वितीय पृष्ठ आभासी वस्तु,
आभासी वस्तु आई डैश का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है? आई डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है। आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनाता है। ठीक, जिसकी बनाता है, जिसकी P2 से दूरी कितनी है? P2 से दूरी P2i बराबर कितनी है? V है। ठीक, इतनी है भाई। अब ध्यान देना भाई, जो लेंस का हमारा द्वितीय पृष्ठ है, तो लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? N2 से N3 में जा रही है। द्वितीय पृष्ठ के लिए यहां से कह दे भाई, द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कहां से कहां जाती है? N2 से हाँ N3 में जाती है। N2 से कहां जाती है भाई? N3 में जाती है। ठीक, N2 से कहां जाती है बेटा? N3 में जाती है। इसलिए ध्यान देना भाई, इसलिए हम लिखेंगे जिसमें प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक बटे लेते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी। तो किसमें प्रकाश किरण गई है? N3 में गई है, तो N3 में गई बटे प्रतिबिंब की दूरी बेटा कितनी है? यहां से V माइनस, ठीक, किससे गई है? N2 से गई है। N2 से गई है ना, कहीं लिखा है N2 से गई है बटे वस्तु की दूरी। देखिए भाई, द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रही है आई डैश। आई डैश की प्रथम ध्रुव से दूरी कितनी थी? P1। अगर हम द्वितीय ध्रुव से दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? V डैश प्लस टी। ये लेंस की मोटाई उसमें जुड़ जाएगी, जो नगण्य है अभी हम इसको हटा भी देंगे। V डैश प्लस टी, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक, V डैश प्लस टी, नहीं आधे लोग समझ जाएंगे कैसे ले ली गई है। तो V डैश प्लस टी समझ में आई भाई, क्योंकि प्रथम ध्रुव से दूरी इसकी V डैश थी, लेकिन अगर द्वितीय ध्रुव से दूरी निकालेंगे तो इसमें टी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, बराबर N3 में गई है, किससे? N2 से गई है बटे द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसको भाई मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, अब वही पुरानी बात, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर भैया, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। कैसे जोड़ेंगे? बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ दो और दाहिने को दाहिने में जोड़ दो भाई। ठीक, तो बायां पक्ष पहले समीकरण का N2 अपान V डैश माइनस का N1 अपान U प्लस दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरे समीकरण का बायां पक्ष कितना है? N3 अपान V, N3 अपान V माइनस का N2 अपान V डैश प्लस T बराबर N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस कितना भाई? N3 माइनस N2 अपान R2। ओके, अब भाई यहां से क्या है? चूंकि लेंस पतला है, चूंकि लेंस कैसा है? लेंस पतला है, और लेंस अगर पतला है, लेंस पतला है, इसलिए लेंस पतला है भाई, इसलिए क्या करेंगे? ध्यान देना भाई, लेंस पतला है इसलिए V डैश प्लस टी हम लगभग बराबर मान लेंगे V डैश के। V डैश प्लस टी लगभग बराबर किसके हो जाएगा? V डैश के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई कितना लिखेंगे यहां से? इसलिए N2, इन सबको बुखार आ गया भैया, N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस N3 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2। देखो N2 अपान V डैश से N2 अपान V डैश कट जाएगा, N3V आगे आ जाएगा। ये N3V माइनस N1U बराबर N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2। भैया ये आ जाएगा हमारे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो? भिन्न भिन्न हो।
तो ये हो गया हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। अब कहा जाए इसकी सहायता से लेंस की फोकस दूरी निकालिए, तो देखिए जब भाई इसकी सहायता से हम लेंस की फोकस दूरी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें जब लेंस की फोकस दूरी निकालनी होगी तो हमें लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान लेने पड़ेंगे, ठीक। अब यहीं से अगर आपको पहला वाला डेरिवेशन नहीं आता है तो आप इसकी सहायता से पहले वाले डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो बता रहे हैं भाई। इसमें वही हम पुरानी बात मानेंगे कि जो लेंस है, लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो जाए, समान। स्थितियों की बात करें भाई, स्थितियां फर्स्ट, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, दोनों ओर के माध्यम समान हो, इसको भाई समीकरण 3 मान लेते हैं, भी इसका यूज करेंगे, के माध्यम समान हो तो ठीक, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, समान हो तो, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, अर्थात यहां से हम कह सकते हैं जो N1 हो वो बराबर हो N3 के। N1 बराबर किसके हो, N3 के। लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान होंगे तो N1 किसके बराबर होगा, N3 के। अर्थात इस समीकरण में N1 के स्थान पर कितना रखेंगे, वो सॉरी N3 के स्थान पर N3 बराबर N1 कर लो, ज्यादा आसान है। N3 के स्थान पर कितना रखेंगे, N1, इसलिए कितना आएगा, N1 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N1 माइनस N2 अपान R2। देखो पुरानी तरीके का बना कि नहीं बना, सॉल्व करेंगे इसको तेजी के साथ। इन दोनों में N1 ले लिया कॉमन, कितना बचेगा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 ले लिया कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा, 1 अपान R1। यहाँ से भाई N2 माइनस N1 कॉमन लिया है, ध्यान देना भाई, इसमें वही पुरानी प्रक्रिया, माइनस कॉमन लेके N2 को आगे कर लेंगे, N1 को पीछे, तो ये माइनस में 1 अपान R2 आ जाएगा। आएगा भाई, N1 को इधर भेज दो तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर कितना लिख सकते हैं भाई, N2 अपान N1 60 में माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। वही पुरानी बात, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और यहां से पूछी जाती है, कहा जाता है कि यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हो तो लेंस की फोकस दूरियों का जो है अनुपात बताइए भाई। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप पूरा कर लेंगे, ठीक। आपको हमने अभी पहला वाला सॉल्व करना बताया है, इसकी सहायता से आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात आप समझ गए हो, ठीक है। इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। अब जैसे यहां से कहा जाता है कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हो तो लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों का अनुपात कितना होगा, ये अगर पूछा गया तो यहां से भाई ध्यान देना, फर्स्ट कंडीशन सेकंड स्थिति में, तो अगर यहां से क्या कहा गया, लेंस की फोकस दूरियों का अनुपात निकालिए, लेंस की फोकस दूरियों का अनुपात। देखो भाई कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। अब लेंस का प्रथम फोकस आपने पढ़ा था, प्रथम फोकस की परिभाषा याद होगी आपको कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या ये पढ़ा था कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, वह जो बिंदु होता है वह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक। तो देखिए भाई प्रथम फोकस के लिए, प्रथम फोकस में वस्तु कहां पर स्थित होती है, जब प्रथम फोकस की परिभाषा देंगे भाई, प्रथम फोकस के लिए जब प्रथम फोकस की बात करते हैं तो इसके लिए U बराबर होता है F1 के। वस्तु कहां पर स्थित होती है, प्रथम फोकस पर, तो प्रकाश किरणें कैसी जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर किरणें हम कहां मानते हैं, अनंत पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है, अनंत पर। लेकिन देखिए भैया यहां पर हम माइनस चिन्ह क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एक लेंस के लिए नहीं निकाल रहे हैं कि उत्तल के लिए कि अवतल के लिए, ठीक। हम दोनों लेंसों के लिए निकाल रहे हैं तो हम संबंध निकाल लेंगे और आवश्यकता अनुसार आप F1 और F2 का मान रख देंगे। अगर उत्तल आएगा तो आपको पता है और अवतल आएगा तो आपको पता है, ठीक है। U1 बराबर F1 और V बराबर इनफाइनाइट, इसलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 में पहुंचो भाई। देखो कितना रखेंगे, N3 अपान इनफाइनाइट रखेंगे भाई, माइनस N1 अपान F1 बराबर N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस
n3 माइनस n2 अपॉन r2। अभी हमने आपको बताया अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारा कितना मिलेगा, माइनस का n1 अपान f1 बराबर n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। समीकरण नंबर इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक, द्वितीय पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे लेंस के द्वितीय फोकस के लिए, लेंस के द्वितीय फोकस के लिए, लेंस के द्वितीय फोकस की बात करेंगे भाई। जब बेटा हम लेंस के द्वितीय फोकस की बात करेंगे तो लेंस के द्वितीय फोकस के लिए क्या होता है, इसमें प्रकाश किरणें कैसी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय फोकस में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उन बिंदुओं को हम लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो द्वितीय फोकस के लिए प्रकाश किरणें कहां से आती हैं, अनंत से आती हैं भाई। प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं अर्थात u बराबर इनफाइनाइट। u की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। और प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रकाश किरणें कहां पर मिलती हैं, द्वितीय फोकस पर, अर्थात v बराबर कितना हो गया, f2 हो गया। v की वैल्यू f2 रखेंगे, इसलिए हम रखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 3 से बेटा कितना लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारा n3 अपान v के स्थान पर f2 माइनस n1 अपान इनफाइनाइट, है ना, बराबर n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। देखो ये हो जाएगा n3 बटे f2 बराबर, ध्यान देना भाई, 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू 0, n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। ये हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 की तुलना करो। समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे तो इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, दाहिने भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 4 तथा 5 की तुलना से, ठीक, कितना हो जाएगा भाई, माइनस n1 अपान f1 बराबर n3 अपान f2। व्युत्क्रम ले लें तो कितना लिख सकते हैं, f1 अपान माइनस n1 बराबर f2 अपान n3 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो f1 अपान f2 बराबर, माइनस उधर भेज दें, माइनस n1 अपान n3। f1 है लेंस की प्रथम फोकस दूरी, f2 है लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, n1 है लेंस के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक, n3 है लेंस के दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक। अतः हम यहां से क्या कह सकते हैं, लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों का जो अनुपात होता है वो लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। यहीं से अगर ये बात कह दी जाए, क्या कह दी जाए, यदि लेंस के दोनों ओर के अपवर्तनांक समान हो, लेंस के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक समान हो, समान होने का मतलब है n1 बराबर n3 बराबर n। तो भैया n1 के स्थान पर n रख दें, n3 के स्थान पर n रख दें तो n से n कट जाएगा, f1 बराबर हो जाएगा माइनस f2, अर्थात लेंस की दोनों फोकस दूरियां आपस में समान होंगी। और माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि लेंस के दोनों फोकस दूरियां एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में होती हैं। ओके, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो और लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। ठीक, अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न होते हैं फिर उसकी सहायता से हमने निकाला था भाई कि लेंस की फोकस दूरियों तथा अपवर्तनांक में संबंध। ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कंफर्म आना है, या तो निगमन आएगा या तो इस पर आधारित चाहे न्यूमेरिकल आए, चाहे एक ही नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाए, आना स्वाभाविक है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद भाई आप लोगों का, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता।